हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मी के साथ। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है और सफलता के लिए जो है आगे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आप? ये बताइएगा, प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोच रहे होंगे मन में कि मैं बार-बार जो है थ्योरीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच में लेकर आता हूँ, लेकिन उतने आपको पर्याप्त नहीं लग रहे होंगे, ऐसा आपके मन में सोचना होगा। पर परेशान मत होइए, सर आपके लिए लेकर आए हैं क्या? बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट जो है लगातार 2-3 दिन आपका जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा और आपने जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए या अदर चीज़ों की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, तो उसमें से जो है अभी तक जितना पढ़ाया जा चुका है आपको, उसके बेसिस पे सारे प्रैक्टिस सेट जो है हम लेकर आ रहे हैं। एक-एक क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो है इस हिसाब से हर सेट में जो है करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे इसमें कि आपका कितना नॉलेज हुआ, कितना आपने कवर किया, कितना चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी हैं, उससे आपको चेक होगा नॉलेज, ठीक है? तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर आराम से देने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन 1 ए, 1 बी ऐसे करके जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। और उस शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक बात बता दीजिए कि माइक हमारा सही है कि नहीं, आवाज़ सही जा रही है कि नहीं, स्क्रीन विज़िबल है कि नहीं आपको? तो फिर शुरुआत करेंगे हम आपका आज का पहला सेट अपना क्या है प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करेंगे, बायोलॉजी का हम शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके लिए सामने रहेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। ऑप्शन क्या है बेटा आपके साथ? ऑप्शन आपके सामने क्या है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपने न्यूट्रिशन एंड फूड का चैप्टर पढ़ा है, डीएनए एंड आरएनए पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़ा हुआ है। इन सब के जो हैं 3 या 4 या 5 को चैप्टर के जो हैं आपके क्वेश्चन सेट रहेंगे। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर होके सवाल के आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक? तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है? तो बताइए आंसर क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया था कि डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है? क्या था? रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी। ठीक है बेटा? अब इस डीएनए से एमआरएनए का प्रोसेस होना और इस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या बताया था? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और ये क्या था बेटा? ट्रांसलेशन था। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन था। ये चीज़ें क्लियर हैं? तो अब क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज़ नोन एज़, क्या हम बोलेंगे उसको बेटा? हम बोलेंगे उसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है? आंसर आपके चेक हो रहे हैं, देखे जाएँगे, जैसा रहेगा उसी हिसाब से सही-गलत आप देने की कोशिश करें। कोशिश कोशिश करिए कि ये चैप्टर देखिए काफ़ी पहले हो चुके हैं। लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। गलत आंसर दे रहे हो तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत कर दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में परफेक्शन हो आपका, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। डीएनए से जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है? यही एमआरएनए फिर जो है, जो डीएनए का इन्फॉर्मेशन रहता है इस एमआरएनए में जाता है, एन्कोड होता है। उसके बाद फिर यही एमआरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक? ट्रांसडक्शन एक देखिए बैक्टीरिया में प्रोसेस है, जिससे जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स? ठीक है? ऑस्टियो, ऑस्टियो से मैंने बताया था, ऑस्टियो रिलेटेड आ जाए तो समझ लीजिए बोन से रिलेटेड है। ठीक है बेटा? और बोन मतलब विटामिन डी। ठीक? तो बताइए, इससे तो हिंट मिल गया होगा। ऑप्शन आपके सामने क्या है बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है? विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। ठीक है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक? क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है? ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन ए जो है
आईज के लिए बेटर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह जो है कॉज होते हैं विटामिन ए की वजह से। विटामिन के का मैंने बता दिया, विटामिन बी 12 का बता दिया आपको। विटामिन डी जो है आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, विटामिन डी विल बी द आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, तो विटामिन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। देखिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में उत्सर्जित नहीं होता, बनता नहीं है, ये जो है हमें बाहर के खाने से लेना पड़ता है, मतलब डाइट से हमें लेना पड़ता है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट्स, सैचुरेटेड फैट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए, अच्छा पहले आंसर दे लीजिए आप इसका, अगर समझ में आ रहा हो तो बताइएगा जैसा होगा, फिर मैं आगे बात करता हूं उस पे। चलिए ठीक, बात करते हैं इस पे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें जो है बहुत से फूड सोर्सेज से मिल जाता है, डाइट से हमको मिल जाता है। ठीक, चावल वगैरह खाते हैं और ये सब चीजें खाते हैं तो मीठा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। सैचुरेटेड फैट्स भी मिल जाता है, ऑयल्स के थ्रू मिल जाता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है हमारे बॉडी में खुद जो है प्रोड्यूस होते हैं, जो कि 10 इन नंबर होते हैं। नॉन इसेंशियल जो होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं 10 की संख्या में होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी हमारी खुद बनाती है। ठीक, मैंने बताया हुआ है क्लास में। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल मतलब आवश्यक है उनका, आवश्यकता है उनकी, तो वो जो है कहाँ से, डाइट से बाहर से प्राप्त होती है। ठीक, हमारे बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसलिए बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिनके सामने आपके बस जस्ट आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बेसिस पे है, बट कोशिश करिएगा बताने की। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द मोस्ट। ठीक है, बीएमआर जो है किन फैक्टर्स के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होता है, या किन की वजह से ये चेंज घटता बढ़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, आपके सामने ऑप्शन है बेटा, हाइट, एक्टिविटी लेवल, थायराइड हार्मोन्स, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक, बताइए। देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हमारे हाइट से, देखिए हाइट इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट कैसा है। ठीक, अगर अच्छा होगा, अच्छी गुणवत्ता वाले जीन्स होंगे तो वो अच्छा डेवलप करेगा। ठीक, एक्टिविटी लेवल, हम जो बाहर एक्टिविटी लेवल करते हैं थोड़ा बहुत अफेक्ट तो करता है, लेकिन इतना नहीं अफेक्ट करता है कि चलिए ठीक है, अब मतलब बहुत ही सीडेंटरी लाइफ है आपकी, मतलब खाए पिए पड़े हैं घर में, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है कम हो सकता है या सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी होगी मतलब मोटापा आएगा, ये सब आएगा। थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है वो थायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन का मैंने बताया था कि वो कई जगह प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, मैंने हार्मोन्स वाले चैप्टर में बताया था, ह्यूमन हार्मोन्स वाले में, कि थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करते हैं और उसको इंप्रूव करने में या उसको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, उसी से रिलेटेड है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Which of the following plant hormones is used to induce parthenocarpy? पार्थेनोकार्पी का मतलब पता है बेटा, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस होता है इसमें। ठीक है, इन सीडलेस फ्रूट्स लाइक बनाना। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पार्थेनोकार्पी होता है। यहां तक बात क्लियर है। तो क्या होता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सीडलेस फ्रूट्स लाइक बनाना। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जान लीजिए कि जैसे ऑक्सिन हो गया आपका और जिब्रेलिन हो गया, और कुछ हार्मोन्स इसमें प्लांट हार्मोन्स मिलके जो है
क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये याद रखने के लिए, ठीक। जैसे ऑक्सिन के बहुत सारे फंक्शन बताए थे मैंने, साइटोकाइनिन के अलग अलग फंक्शन बताए थे, जिब्रेलिन के बताए थे, एब्सिसिक एसिड के बताए थे, इथिलीन के बताए थे। तो देखिए एब्सिसिक एसिड और इथिलीन जो है बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन बोले जाते हैं इनको, ठीक। इथिलीन जो है राइपनिंग में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड जो है ड्रॉट या स्ट्रेसफुल मोर स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है यूज करता है प्लांट। ऑक्सिन जो है उसका अलग काम है, रूट के ग्रोथ को हेल्प करता है। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ऑक्सिन ऐसे ही काम क्या है, इनका काम होता है क्या, ये इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी पे, जैसे कि बनाना, बनाना में ऑलरेडी सीड नहीं होता, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा करना वो एक अचंभित वाली बात है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। असर्शन रीजन के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड में है असर्शन रीजन जो है, बहुत सारे टाइप कैसे कुछ पूछे जाते हैं। मैंने बताया है रूल्स की कैसे आपको जो असर्शन रीजन को सॉल्व करना है, पता होगा ना। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप जो है कथन को पढ़ेंगे, कथन के बाद उसका कारण क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, उसको पढ़ेंगे। अगर दोनों मेल खाते हैं तो ऑप्शन ए, अगर दो मेल खा रहे हैं लेकिन रीजन नहीं सही है तो ऑप्शन बी। उसके बाद उस हिसाब से ऑप्शन आप देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जिब्रेलिन्स कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, मैंने अभी बताया, जस्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले। यस ये करेक्ट है, ये कथन आपका सही है। रीजन की बात करते हैं, रीजन क्या है, जिब्रेलिन्स इनहिबिट सीड डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बेटा। आप कॉमन सेंस लगाओ, आपको पढ़ाया गया है ये चीज कि जिब्रेलिन जो है क्या काम करता है, सीड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एंजाइम रिलीज करवाता है जो कि ब्रेक डाउन करता है सीड डोरमेंसी को, और इससे जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, ठीक। मैंने बताया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है। तो अब ऑप्शन आप लगाओ, क्या हो सकता है बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन ए तो सही है, आर गलत है, और अगर आर रीजन गलत है तो जाहिर सी बात एक्सप्लेनेशन भी गलत होगा उसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एसर्शन क्या है, ऑक्सिन प्रमोट फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सिन क्या काम कर, फोटोट्रोपिज्म का मतलब पता है आपको, कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट जो है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है, या किसी भी पार्ट का मूवमेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट हो, किसी भी लाइट के फॉर्म में सनलाइट हो, और नॉर्मल इंड्यूस भी कराया जा सकता है आर्टिफिशियली। तो उसके बेसिस पे जो है किसी भी पार्ट का मूवमेंट होना या बेंडिंग होना लाइट की तरफ, क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म होता है, ठीक। जाहिर सी बात है ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है फोटोट्रोपिज्म, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, याद होगा आपको, रिकॉल करिएगा उस चीज को। और नहीं रिकॉल अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके देखिए, वहां पे क्लियरली बताया गया है। चैप्टर को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इसीलिए तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया गया, ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार हो, भूले ना चीजें, ठीक। इंतजार आपका यही खत्म हो जाता है, क्वेश्चंस आपको लगातार मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। रीजन क्या है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द लाइट एक्सपोज साइड ऑफ द स्टेम। अब ये बात बहुत थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप एक फिगर देखिएगा इसमें, देखिए, विदाउट लाइट, अगर लाइट नहीं है स्क्रीन मतलब उस पे प्लांट के शूट के अगर लाइट नहीं पड़ रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड। जब लाइट नहीं होती तो जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों साइड जो है बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, सनलाइट जैसे पड़ी है आपके ऊपर, देखिए ऑक्सीजन जो है मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ऑक्सीजन जो होता है लाइट से दूर भागता है, मतलब वो शेडी वाले पोर्शन, मतलब जहां पे जो छायादार होता है या जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है उस पोर्शन में चला जाता है। तो क्या वो स्टेटमेंट सही है, इस फोटो से आप क्लियरली आप समझ सकते हो, ठीक। ऑक्सीजन कॉजेस सेल एलोंगेशन व्हिच बेंड्स द प्लांट। अब जो जैसे ही वहां पे शेडेड पोर्शन में जाता है वो इलोंगेशन में हेल्प करता है, वो बेंड करता है लाइट की तरफ, ठीक। तो अब इसके हिसाब से बताइएगा कि ऑक्सीजन प्रमोट्स फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स, यस इट इज करेक्ट। रीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द लाइट एक्सपोज साइड ऑफ द स्टेम, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आप कौन सा चूज करोगे बेटा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए
विच फाइटो हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू प्रमोट शूट डेवलपमेंट? ठीक है, देखिए, टिश्यू कल्चर में बेसिकली साइटोकाइनिन का, ये अगर वहां पे अगर नहीं बताया होगा तो नोट करिए। कोई क्वेश्चन इसीलिए तो प्रैक्टिस इसीलिए तो लाया गया है ताकि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी मिले आपको। डिफिकल्टी है लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे, ले जाएंगे। विच फाइटो हार्मोन इज कॉमनली यूज इन टिश्यू कल्चर टू प्रमोट शूट डेवलपमेंट? ठीक है, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया। चलिए बताएं फटाफट, क्या आंसर हो सकता है? बताइए बेटा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, और क्या हो गया बेटा? उसके बाद एब्सिसिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया। तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, विच फाइटो हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड, विच फाइटो हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू प्रमोट शूट डेवलपमेंट? चलिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया कि जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक? टिश्यू कल्चर में क्या होता है? टिश्यू कल्चर बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है सेल का ग्रोथ कराया जाता है और फास्ट ग्रोथ कराया जाता है। कोशिश ऐसी की जाती है कि फास्टर ग्रोथ हो, ठीक? तो साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन में बहुत तेजी से हेल्प करता है। हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन कंटेंट में जो है सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, ठीक है? हाई साइटोकाइनिन किसी भी सॉल्यूशन में होगा तो सेल डिवीजन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को। इससे कंसेप्ट अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और तो सीधा क्या आंसर हो जाएगा कि शूट डेवलपमेंट का कौन-सा हेल्प करता है बेटा? साइटोकाइनिन जो है हेल्प करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक? चलिए, ठीक है? तो ये क्या होता है? हाई साइटोकाइनिन, और अगर और जोड़ दिया जाए इसमें लो ऑक्सिन, ठीक है? लो ऑक्सिन जो है, इन दोनों की वजह से क्या होता है बेटा? शूट का फॉर्मेशन होता है। शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? क्लियर इतनी बात? याद रखिएगा ये पॉइंट, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत से मिल जाएँगे आपको। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कांसेप्ट आपके सामने डीएनए से। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द बेस पेयरिंग रूल? ए बाइंड करेगा किससे? टी से, और जी किससे बाइंड करेगा? सी से। ठीक है? ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में, और एडेनोसिन जो है या एडेनिन जो है थाइमिन से जो है बाइंड कर देगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑप्शन क्या है आपके सामने? किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था बेस पेयरिंग रूल को? ऑप्शन क्या है? वॉटसन, क्रिक, रोजालिन एंड फ्रैंकलिन एंड चारगाफ। ठीक? इसके पीछे कंसेप्ट आप देखिएगा। चारगाफ वो साइंटिस्ट थे, हो सकता है आपको ना याद हो, पर कंसेप्ट बताना जरूरी है इसमें। चारगाफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए। चारगाफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था, बेस पेयरिंग का रूल। इट रिवील्स दैट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन। ठीक है? द अमाउंट ऑफ एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन। ठीक? And the amount of cytosine is always equal to guanine. Targaf's rule help to maintain genetic stability, ensuring that the genetic code is passed on correctly from one generation to the next. The pairing pattern supports the fidelity of DNA copying, minimizing the risk of errors and mutation. देखिए, इन्होंने इसीलिए इंपॉर्टेंट रूल दिया था ये कि एडेनिन जो होगा हमेशा थाइमिन से मतलब इक्वल होगा हमेशा पेयरिंग के समय। और क्या होगा? अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्वानिन। ठीक है? चारगाफ ने ये रूल दिया था, इसलिए दिया था, इसे इससे उन्होंने बताया है कि जो डीएनए की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, डीएनए की जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, उसको इससे जो है मेंटेन करने में हेल्प होती है। ठीक है? और जो जेनेटिक कोड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो हेल्दी हो, अच्छा हो, सही हो, उसमें एरर ना हो। एरर हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, ये आपको पता है। आगे चलकर आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे बहुत सारे डिजीजेस के बारे में, ठीक है, इनके एरर की वजह से। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चारगाफ ने दिया था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट? आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्या? कि ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी होगा। चलिए, पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? बताएं। पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? बताएं, जल्दी बताएं। पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? ऑप्शन आपके सामने है B1, B6, B12, B9। बताइए बेटा, फटाफट। तो आपको पता है B1 की वजह से क्या कॉज होता है डेफिशिएंसी से? बेरी बेरी बताया था, नोट्स में लिखाया हुआ है, प्रॉपर्ली लिखाया हुआ है, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में, याद है आपको? B6 के थ्रू क्या कॉज होता है बेटा? B6 के थ्रू कॉज होता है क्या? वेरियस सिम्टम, जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स है उसमें, बॉडी का वीकनिंग होना, प्रॉपर ग्रोथ ना होना, ये सब चीजें, ठीक है, B6 के बारे में भी बताया मैंने। उसके बाद अगर B9 के बारे में बात करें, किसकी? B9 के बारे में बात करें, फॉलिक एसिड, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा? मिगैलोप्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा होता है? मिगैलोप्लास्टिक एनीमिया। लेकिन जो बेटा B12 है ना, B12, B12 से क्या कॉज होता है बेटा? पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, क्या कॉज होता है बेटा? पर्नीशियस एनीमिया जो है कॉज होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी मतलब अक्षम हो जाता है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से क्या कॉज होता है बेटा? पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है। यहां तक बात क्लियर है? तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए, रेगुलर रहिए, एक्टिव रहिए बेटा, ठीक है। एक्टिव रहेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे सही से, और पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट जो है मजबूत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज? बताएं, कौन सा फॉर्म जो है, विच फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन और कैलोरीज की वजह से कौन सा मेल न्यूट्रिशन कॉज होता है? मरासमस, क्वाशियोरकर, रिकेट्स, पेलाग्रा? बताएं, बताइए फटाफट। मरासमस, क्वाशियोरकर, रिकेट्स, पेलाग्रा? ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, क्वाशियोरकर जो है, देखिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज तो होता है, लेकिन प्राइमरली प्राइमरली कॉज इसका प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कैलोरीज से रिलेटेड नहीं है। रिकेट्स जो है बेटा विटामिन डी के बेसिस पे होता है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की उस पे होता है, ठीक है, किसके? विटामिन डी की। और पेलाग्रा की अगर बात की जाए बेटा, पेलाग्रा की अगर बात की जाए तो ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, ठीक। विटामिन B3 का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम बेटा? नियासिन। क्या नाम है बेटा? नियासिन है। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट जाते हैं, लेकिन मैरास्मस जो होता है बेटा, मैरास्मस आपका जो है वो किसके बेसिस पे होता है बेटा? बोथ प्रोटीन और कैलोरीज के बेसिस के डेफिशिएंसी पे होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विच प्लांट हार्मोन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड स्टिमुलेट एंजाइम प्रोडक्शन इन सीड्स? चलिए, which plant hormone breaks seed dormancy and stimulates enzyme production in seed? अभी जस्ट पहले इसका कंसेप्ट बताया था मैंने। किसके बारे में? देखिए इथिल ऑप्शन क्या है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथिलीन। ऊपर के जो तीनों हार्मोन है वो सारे क्या कहते हैं, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ठीक है। लेकिन जो इथिलीन है वो प्लांट क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को, ठीक, प्लांट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, इनहिबिटर होते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में बेसिकली हेल्प करता है। जिबरेलिन जो है बेसिकली, ऑक्सिन जो है आपका क्या है, उनका फंक्शन दूसरा है, ठीक। आपने पढ़ा है, मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। जिब्रेलिन की बात करें, जिब्रेलिन जो होता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और क्या करता है, एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, ताकि जो है एम्ब्रियो का ग्रोथ हो और उनका डेवलपमेंट हो, ठीक बेटा। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक बात क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
विच विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ठीक, इसका कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, पता है आपको, मेकिंग अप अबाउट 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा कि 30% टोटल प्रोटीन का बनाता है कोलेजन। इट्स अ की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन स्किन, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स एंड ब्लड वेसल्स among other places. कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द दीज टिश्यूज। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन के। देखिए विटामिन के जो है क्या काम करता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन बी 12 क्या है? आयरन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है बोन के हेल्थ को जो है हमारे मेंटेन करता है। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है? बोन के हेल्थ को। लेकिन जो विटामिन सी है वो जो है एक्टिवली रिच जो है कोलेजन का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है हमारा क्या हेल्प करता है? कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 15वां देखें। इथिलीन प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। रीजन क्या है? पहले तो समझ लीजिए क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या है। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या है? ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब काटने के बाद उनको या उनको तोड़ने के बाद आफ्टर हार्वेस्ट दे कंटिन्यू टू राइपेंड। ठीक है, तब भी वो कंटिन्यू करते हैं पकने के लिए। ठीक है, पकते रहते हैं वो हार्वेस्ट करने के बाद भी, मतलब उनको काटने के बाद उनकी जो है तुड़ाई के बाद भी जो है वो क्या काम करते हैं? वो पकना चालू रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ऑप्शन देखिए, अब आप क्वेश्चन पढ़िए। असर्शन क्या है? इथिलीन प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ क्लाइमेक्टेरिक फूड। यस, इथिलीन गैसियस है जो कि फूड राइपनिंग में हेल्प करता है। रीजन पढ़िएगा, इथिलीन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट इन फ्रूट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है, कारण सही दिया हुआ है कि इथिलीन का क्या काम है? इथिलीन जो है रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया को बढ़ा देता है प्लांट्स में या फ्रूट्स में। ठीक है, फ्रूट्स को की तोड़ लिया गया है वो, तो फर्स्ट उसका श्वसन क्रिया जो है बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। जहां ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। तो हमें क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? इथिलीन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट इन फ्रूट्स। बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्सन रीजन का। असर्शन, विटामिन सी इनहेंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही। विटामिन सी का हेल्प क्या होता है? देखिए विटामिन सी बोलते हैं डॉक्टर जो है ब्लड की कमी होती है तो विटामिन सी को भी बोला जाता है, ब्लड जो है बन नहीं रहा है या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो विटामिन सी लेने को बोलते हैं। क्यों लेने को बोलते हैं बेटा? क्योंकि इंटेस्टाइन से जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, रीजन क्या है? विटामिन सी रिड्यूसेस Fe3+2 Fe2+ विच इज मोर एब्जॉर्बर। बिल्कुल सही बात है, याद रख लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि हमारे बॉडी में Fe2+ जो है मोर एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। Fe3+ को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, तो उसको और ज्यादा शोषित करने, मतलब सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? उसको रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है उसका, और किस फॉर्म में लाता है? Fe2+ में लाता है। तो दोनों कथन और रीजन जो है सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। जवाब दीजिए बेटा, सही बोल रहा हूं ना? चलिए आगे बात करें, ऐसे ही जवाब देते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड प्राइमरली इन विच पार्ट? साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड प्राइमरली इन विच पार्ट? प्लांट पार्ट। बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा। अपने से कुछ जरा बताइए, होमवर्क आपके लिए है। ठीक है, क्या है ये? होमवर्क है, याद रखिएगा, बताइएगा। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर? ये इसका कंसेप्ट देखिए, मैंने जस्ट अभी बताया, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया इसका कंसेप्ट कि सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या आवश्यकता होती है। हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन हाई साइटोकाइनिन,
इक्वल ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन ओनली? देखिए, साइटोकाइनिन का मैंने बताया सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, अच्छे से प्रमोट करता है, ठीक? ऑक्सिन क्या करता है? रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है? रूट के डिफरेंशिएशन में या रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ऑक्सिन ज़्यादा हो जाएगा तो रूट का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? सेल डिवीजन कम होगा। लेकिन वहीं मैंने बताया था कि लो ऑक्सिन अगर हो, लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन हो, तो क्या होगा बेटा? सेल डिवीजन अच्छे से होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन, ठीक है? लो ऑक्सिन और ये हाई साइटोकाइनिन होगा तो सेल डिवीजन जो है बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? सेल डिवीजन बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलें, आगे बात करते हैं। Which vitamin is also known as anti-sterility hormone? बताएं। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, यहां तक बताएं क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन डी देखिए क्या मैंने बताया, विटामिन ई बोन हेल्थ के लिए हेल्प करता है। विटामिन ई जो है, विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए, ठीक है, बहुत ही लाभदायक है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन जो विटामिन ए होता, विटामिन ई के बारे में मैंने बताया था, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, ठीक? अगर इसकी कमी होती है तो हमारे जो मसल्स के प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बॉडी जो है प्रॉपरली काम नहीं करती है, ठीक? तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी दिक्कत में फंस जाता है, ठीक है? अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट वेल डेवलप्ड नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेरिलिटी आएगी, मतलब नपुंसकता आएगी, या जो है प्रॉपर जो है एग और स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा, उस चीज में दिक्कतें होंगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, which of the following is the indigestible portion of our diet essential to the health of the digestive system? देखिए, ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड रफेज, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड रफेज। तो मैंने बताया हुआ है कि चैप्टर में, आपने न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जो है अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली निकल जाते हैं। हमारी बॉडी जो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती उसको, ठीक? वो किसके फॉर्म में होते हैं? रफेज के फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए डायरेक्टली हमको जो है कहाँ से मिल जाता है? फूड से मिल जाता है, वो डाइजेस्टेबल होता है। प्रोटीन्स भी डाइजेस्टेबल होते हैं, फैट्स भी डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टोरेज फॉर्म में हेल्प हो जाते हैं। लेकिन रफेज जो होता है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हमारा बॉडी जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा करेक्ट। चलें, यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? बताएं, डाइटरी फाइबर का कौन सा, रफेज का फंक्शन नहीं क्या? सिंपल सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रफेज का फंक्शन क्या नहीं है? प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ऐड बल्क टू द स्टूल। बताएं। देखिए, ऑप्शन पढ़िएगा। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, देखिए कॉन्स्टिपेशन को वो जाहिर सी बात है प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारा जो स्टूल का फॉर्मेशन करता है और जितनी भी गंदगी होती है हमारे पेट से साफ करता है वो, ठीक? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी तो सही है। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जाहिर सी बात है हमारा कॉन्स्टिपेशन वगैरह सही रहेगा तो वो प्रॉपरली जो है हमारा ब्लड जो है फंक्शन सही 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 जगह पे जो है पहुंचेगा, और सही से जो है ब्लड शुगर जो मेंटेन होगा, क्योंकि अब्जॉर्व करता है वो, ठीक है, अब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी को प्रोवाइड करेगा, अच्छी चीजें जो है प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जो है क्या करेगा? जो गंदगी वाली चीजें हैं उनको निकालता है बल्क फॉर्मेशन में, स्टूल का फॉर्मेशन करके, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को जैसे प्रिवेंट कर रहा है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है? ये कम करता है, ठीक है। क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या वो करता है? कम करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जो है, जो खराब मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाब सही देते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का कौन सा फंक्शन नहीं है? एंजाइम प्रोडक्शन, हार्मोन फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, एनर्जी स्टोरेज। बताएं। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी के फॉर्मेशन में, ठीक है, ग्रोथ में हमारे हेल्प करता है। कई ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एज एंजाइम यूज होते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन कराते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे एमाइलेज वगैरह हो गया, ये सब यूज होते हैं एज अ प्रोटीन ही तो होते हैं ये,
एंजाइम के फॉर्म में। हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प हो रहा है, वहां पे कई सारे प्रोटीन आप देखेंगे। और उसके बाद जो है देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन भी वहां पे हो रहा है। ठीक, एमआरएनए से क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी जो है आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्टोरेज ऑर्गन है, मतलब स्टोरेज ऑर्गन नहीं, स्टोरेज एनर्जी का स्टोरेज कौन करते हैं? कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमारा जो है स्टोरेज के फॉर्म में यूज होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है बेटा। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लॉन्गर टर्म में दोनों जो है स्टोर होते हैं। और प्रोटीन होता है वो एनर्जी स्टोरेज का काम नहीं करता जनरली, वो बॉडी बिल्डिंग में काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेटा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, which of the following substances help in emulsification of fats during digestion? डाइजेशन के समय emulsification of fats कौन कराता है? HCl, बाइल सॉल्ट, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। देखिए इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, ठीक है, टूटना उनका। तो बेसिकली काम किसका मैंने बताया है, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ। लाइट कट हो गया तो थोड़ा सा इस वजह से रुकना पड़ा। चलिए, तो ऑप्शन क्या है आपके सामने, HCl, बाइल सॉल्ट, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो बाइल सॉल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। जो बाइल सॉल्ट होता है क्या काम करता है, वो जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कराता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कॉमन इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। रीजन क्या है, वुमेन लूज ब्लड रेगुलरली लीडिंग टू द आयरन लॉस। के असर्शन की बात की जाए तो जो फीमेल होती है पीरियोडिक जो है पीरियड्स आते हैं, ठीक है, उनको हर मंथ जो है पीरियड आते हैं। तो इसकी वजह से जो है ब्लड का थोड़ा सा लॉस होता है, एनीमिया मतलब आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक, और रीजन की बात करें, वुमेन लूज ब्लड रेगुलरली लीडिंग टू द आयरन लॉस, बिल्कुल सही। जैसे ही ब्लड लूज होता है तो आयरन का लॉस होता है, इस वजह से। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है, दोनों रीजन असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आज मजा आया होगा। ठीक है, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन। और सेशन आपको लिए एज प्रैक्टिस सेशन के लेकर आ रहे हैं हम, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। और मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।